हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सिक्स क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 4। और इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। सबसे ऊपर वाली जो प्लेलिस्ट है आपकी हिस्ट्री थ्योरी वाली, ठीक है, सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास हिस्ट्री वाली जो प्लेलिस्ट है आप उसमें क्लिक करके इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एमसीक्यू देखने हैं तो जो दूसरी प्लेलिस्ट है सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास हिस्ट्री एमसीक्यू वाली, आप उसमें एमसीक्यू देख सकते हैं। और इन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये सब हमने पहले फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से हमारे कितने वेद हैं, ये सभी हमने देख लिया था पहले। और कौन से भाषा परिवार की भाषा है, हिंदी और संस्कृत, ये सब हमने देख लिया था। एक मिनट। और हमने ये भी देखा था कि विश्वामित्र किस तरह से नदियों से प्रार्थना कर रहे हैं, यानी कि कितना महत्व था नदियों का, घोड़ों का और गायों का, ये सब हमने पहले देख चुके हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। देखो, खामोश प्रहरी का मतलब पहले हम जानेंगे कि खामोश प्रहरी का क्या मतलब होता है। प्रहरी होता है एक तरह से जो गेट कीपर होता है, उसको बोल सकते हैं हम। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक तरह से देख रेख करने वाला, है ना, किसी भी चीज की देख रेख करने वाला को क्या बोलेंगे हम? प्रहरी बोलेंगे। ठीक है, आपने सुना होगा पहरा देना, है ना, गाँव में जैसे बोलते हैं कि वो जो रात को आते हैं पहरा देने वाले, ताकि आपके सामान की या घरों में चोरी ना हो। ठीक है, तो उस तरह से प्रहरी का मतलब होता है देखभाल करने वाला। खामोश यानी कि चुप रहकर। ठीक है, खामोश सुना होगा ना, ये डायलॉग है मूवी का, वो जो शत्रुघ्न सिन्हा है उनका डायलॉग है खामोश। तो खामोश प्रहरी का मतलब है चुप रहकर किसी को सुरक्षित रखना। ठीक है, अब किसने रखा इतने सालों तक? ये रखा महापाषाणों ने, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों ने सभ्यताओं को के साक्ष्यों को संभाल कर रखा, खामोश प्रहरी की तरह। ठीक है, चुपचाप निगरानी की, किसकी? सभ्यताओं की। अगर ये बड़े बड़े पत्थर इन चीजों को संभाल कर नहीं रखते तो हमें पता ही नहीं चलता कि जो हमारा पास्ट है, जो पुरानी सभ्यताएं हैं, वो किस तरह की होंगी। ठीक है, तो ये सारा श्रेय किसको दिया है इस पैरा में? महापाषाणों को दिया है, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों को दिया है। अब आइए देखते हैं ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े किनारे से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व की है। ठीक है, कितने वर्ष पुरानी है? 3000 वर्ष पुरानी है। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, देखो दक्षिण भारत यानी कि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से जो निचला हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे? दक्षिण भारत। देखो लगभग लगभग इस तरह का ये जो है ना, ये सब किस में आएगा? दक्षिण भारत में। आपका गुजरात यहाँ हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका राजस्थान हो गया, और उसके ऊपर क्या हो गया? आपका जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है, जो त्रिकोण में आ रहा है मध्य प्रदेश के नीचे वाला, ये दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत को ही हम क्या बोलते हैं? दक्कन भी बोलते हैं। ठीक है, दक्कन में इस तरह की प्रथा थी, कब्रों में लोगों को दफनाया जाता था। और उत्तर पूर्व में यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम, जो इधर साइड के हैं, ठीक है, इधर साइड के जितने राज्य हैं उनमें, और कश्मीर में भी ये जो प्रथा थी ये प्रचलित थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल चित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। देखो, एक कब्र का इसमें चित्र दिया गया है, और ये कब्र बहुत व्यवस्थित ढंग से बनाई गई है। ठीक है, बिल्कुल वैसे बनाई गई है जैसे शायद ये लोग ये मानते होंगे कि यहाँ पर जो व्यक्ति है मरने के बाद वो रहेगा। तो देखो कितना सुंदर बनाया गया है। आप कल्पना करके देखिए कि कई दिन लगे होंगे इसको बनाने में। ठीक है, और कब्र केवल इतनी है। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये कब्र का है ना। और देखिए इसमें एक और बहुत अच्छी चीज है, देखो ये एक छेद दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, और यहाँ से ये एक रास्ता है, अंडरग्राउंड है। ये तो खोदा गया है तब पता चला है जमीन के नीचे, और अंडरग्राउंड एक रास्ता था। इसमें क्या होता था
कई कब्रें ऐसी मिली हैं जिसमें सिंगल व्यक्ति मिले हैं, और कई कब्रें ऐसी मिली हैं जिसमें बहुत सारे कंकाल मिले हैं। इसका मतलब ये है कि इस तरह की जो कब्रें थी उसमें क्या होता था, जैसे घर का एक व्यक्ति सदस्य खत्म हो गया, है ना, किसी किसी परिवार में जो सबसे बड़ा सदस्य था उसका बाबा वो खत्म हो गया, उसके बाद जब उसकी अम्मा खत्म हुई कुछ सालों बाद, तो उनको फिर अंडरग्राउंड ये रास्ता था, इस अंडरग्राउंड रास्ते से वो आते थे और यहाँ पर अम्मा को भी छोड़ गए। उसके बाद फिर कोई और खत्म हुआ, चाचा वगैरह, ठीक है। फिर उनको यहाँ, फिर इसी रास्ते से वो आए दोबारा, फिर यहाँ पे रख गए दूसरे शव को। इसी तरह से परिवार में जितने भी लोगों की मृत्यु होगी शायद ऐसा रहा होगा कि वो एक ही जगह दफनाए जाते होंगे, क्योंकि ये रास्ता बना हुआ है, इसका मतलब बार बार लोग इसमें अंदर आते होंगे, है ना, और शवों को रखकर चले जाते होंगे। तो इस तरह की थी। कई सारी जो कब्रें मिली हैं वो उसमें सिंगल कंकाल मिला है, यानी कि एक ही व्यक्ति को वहां पर दफनाया गया था। कई सारी कब्रों में बहुत सारी चीजें मिली है, सामान मिला है, खाने पीने का के पात्र रखे गए हैं, मतलब बर्तन रखे गए हैं, कई जगह आभूषण रखे गए हैं, कई कब्रों में बहुत ज्यादा आभूषण या बहुत ज्यादा चीजें रखी गई हैं, कई कब्रों में कम चीजें रखी गई हैं। शायद ऐसा रहा होगा कि कुछ लोग जो मालदार रहते होंगे वो ज्यादा वस्तुओं को रखते होंगे, ठीक है, और कुछ लोग जो गरीब होते होंगे तो उनके पास जो सुविधाएं होती होंगी उन्हें रखते होंगे। तो अलग अलग चीजें थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोल आकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला, ठीक है, कई बार क्या मिला, गोल गोल सजाया हुआ मिला, कई बार एक अकेला पत्थर मिला। जैसे मैंने देखा है जो क्रिश्चियन धर्म होता है, क्रिश्चियन धर्म में जो कब्रें होती हैं वो ज्यादातर एक सिंगल पत्थर खड़ा होता है, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को दफनाया गया है, ठीक है। आपने देखा होगा जो मूवी वगैरह होती है उनमें दिखाया जाता है, मैंने भी उसमें ही देखा है, वैसे जाकर नहीं देखा कभी भी, पर मूवियों में दिखाया जाता है ना, इस तरह का एक पत्थर सा खड़ा होता है, उस पर नाम डेट वगैरह लिखी होती है उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति मृतक है या जिस व्यक्ति को उसमें कब्र में दफनाया गया है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाते हैं। यानी कि कहीं आप जाओगे और आपको या तो लेटा हुआ पत्थर मिले या फिर आपको खड़ा हुआ पत्थर मिले, तो आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को दफनाया गया है, ठीक है। मुस्लिम धर्म में भी इस तरह से दफनाया जाता है, और वहां पर इस तरह से मतलब जहां तक मुझे जानकारी है, ठीक है, मैं पक्का नहीं बोल रही हूँ, जहां तक मुझे जानकारी है कि वहां पर एक लेटा हुआ पत्थर, जैसे ये कब्र है, इसके ऊपर एक और पत्थर से इस कब्र को ढक दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है, ठीक है। लेकिन जो क्रिश्चियन होते हैं उनमें क्या होता है कि यहाँ पर भी एक पत्थर खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है, और उस पत्थर पर सब कुछ लिखा जाता है कि कौन व्यक्ति है। तो इस तरह से जो पत्थर है, कुछ लेटे हुए पत्थर और कुछ खड़े हुए पत्थर, ये बताते हैं कि जमीन के नीचे क्या होगी, कब्र होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। अब महापाषाण यानी कि बड़े बड़े पत्थरों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। अब इन पत्थरों को कहीं से लाया भी जाता होगा, है ना, और फिर कब्रों को खोदा भी जाता होगा, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना यानी कि उनको सुंदर बनाना, मरे हुए को दफनाना, इन सब कब्रों में कुछ सामान है। सामान्यतः मृतक को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, यानी कि उन उस जमाने में जो बर्तन चलते होंगे उन बर्तनों को उसके साइड में रख देते होंगे, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। यानी कि इससे ये प्रतीत होता है कि ये लोग पुनर्जन्म में या मृत्यु के बाद भी उनको ऐसा लगता था कि इन जिन सामानों को वो लोग यूज करते थे उनको उनको दफना देते थे। देखो आजकल भी हम ऐसे देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो मर जाता है उसके उसकी खाट है, उसका बेड है या उसकी चादर है, उन सब चीजों को क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं या शमशान में उनको जला देते हैं या कब्र के साथ उनको दफना देते हैं। तो यही जो चीजें हैं यही पहले थी, और पहले वाले लोग भी ये मानते थे कि भाई मरने के बाद भी शायद व्यक्ति को खाने पीने की कोई जरूरत होती होगी तो वो उसका सामान कब्र में ही रखते थे, ठीक है। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत, शवाधान, सिस्ट कहा जाता है। यहाँ यह देखिए देखे गए सिस्ट में एक पॉट हॉल, बड़ा सुराख है, देखो जो मैंने आपको बताया एक बड़ा सुराख है, यानी कि छेद है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है, ठीक है। ये रास्ता कहीं और निकलता होगा और यहाँ इस रास्ते के
से दूसरे शवों को लाया जाता होगा, ऐसा कुछ सिस्टम होगा। ठीक है। महापाषाण, कब्रों से मिले लोहे के सामान, देखो लोहे के सामान मिले हैं कब्रों से। ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें मिली हैं लोहे की, तलवार जैसा कुछ मिला है लोहे का। तो इसका मतलब यह है कि वो लोग लोहे के बारे में भी जानते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाना। अब देखिए हम देखेंगे इस पैरा में कि लोगों की सामाजिक असमानता है, यानी कि कुछ लोग पहले भी गरीब होते थे और कुछ लोग अमीर होते थे। देखो मैं हमेशा आपको बताती हूँ और आज फिर से ये चीज आपको बताना चाहती हूँ कि हमेशा से गरीबी और अमीरी का फासला रहा है। ठीक है, कुछ लोग मेहनती होते हैं, वो कुछ समय बाद अमीर हो जाते हैं, संसाधन इकट्ठा कर लेते हैं अपनी मेहनत के बल पर। कुछ लोग मेहनत कम जान करना पसंद करते हैं और वो वहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जो ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, तो वो हमेशा अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं दूसरे लोगों से। ठीक है, अब आप भी टीचर बन जाओगे, सरकारी टीचर बन जाओगे, या कोई दफ्तर में ऑफिसर बन जाओगे, या आप डीएम एसडीएम कुछ भी बनोगे, तो आप क्या करने की कोशिश करोगे कि अपने आप को दूसरे लोगों से अलग दिखाने की कोशिश करोगे। कपड़े सूट बूट पहनना शुरू कर दोगे, अच्छे स्टाइल की साड़ी पहनना शुरू कर दोगे, ताकि लोग जान सकें कि आप ऑफिसर हो। ठीक है, और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग ये जान सकें कि आप उनसे अलग हो। ठीक है, कि आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है। तो ये चीज हमेशा से रही है और हमेशा तक रहेगी। ठीक है, अगर आपको इस चीज से बाहर निकलना है तो मेहनत कीजिए, और जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां आप पहुंचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपने घर की गरीबी को भगवान के भरोसे मत छोड़िए। अपने घर की गरीबी को आप अपनी मेहनत से कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, और ये केवल और केवल आप लोग ही कर सकते हैं। ठीक है, अपने माता पिता को आप ही सुख दे सकते हैं अपनी मेहनत के बल पर, अपने पैसे से। आप भगवान के आगे हाथ जोड़कर पूरे दिन बैठे रहिए, भगवान आपको कुछ नहीं देंगे। जब तक आप खुद कर्म नहीं करोगे, जब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही बोला है कि यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। यानी कि जो काम करोगे, कर्म करोगे, उसका ही आपको फल मिलेगा। ठीक है, पूरे दिन पूजा पाठ करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं इस पैरा में क्या बोला गया है। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं, यानी कि एक कब्र में कुछ कम है और दूसरी कब्र में ज्यादा है। शायद ये गरीबी अमीरी का फर्क रहा होगा, जो कि हेडिंग है सामाजिक असमानता। ठीक है, कि गरीबी अमीरी का कुछ फर्क रहा होगा, अमीर लोगों की कब्रों में ज्यादा सामान रख दिया जाता होगा, गरीब लोगों की कब्र में कम। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 12, ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33, ठीक है, 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। अब देखो सोने के मनके पाए गए हैं, मतलब इतने सारे मनके उन्होंने रख दिए, सोने के मोती इतने सारे रख दिए हैं, तो किसी अमीर व्यक्ति का कंकाल रहा होगा ये। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे, कुछ सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी। लगभग लगभग वही चीजें हैं जो मैंने आपको पहले बताया। देखते हैं, कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वह यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग रहे होंगे। जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। ठीक है, यानी कि स्थान एक ही था, अलग अलग समय, यानी कि जब जो मरेगा उसको वहीं दफना देंगे, है ना। बाद में मरने वाले लोगों को पॉट हॉल के रास्ते, जो मैंने आपको अभी बताया था, जो छेद हो रखा है उसमें, कब्र में लाकर दफनाया गया था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टाने चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक है, यानी कि एक परिवार के शवों को एक जगह ही दफनाया जाता था। अब देखिए कहानी, देखिए इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। एक कब्र है जो इनाम गांव में मिली है, और एक विशिष्ट व्यक्ति की ये कब्र है। ठीक है, इसमें क्या क्या सामान मिला वो हम देखेंगे। और ये आप ध्यान रखना, ये मैंने क्वेश्चन कहीं देखा था, या सीटेट में देखा था, या फिर मैंने किसी टीजीटी एग्जाम में देखा था कि इनाम गांव कहाँ पर है वर्तमान में, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये
आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि यहाँ की जो खुदाई में जो सभ्यता मिली है वो हड़प्पा सभ्यता से थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी घर मकान या इमारतें मिली हैं वो सारी की सारी ये दर्शाती हैं कि ये पूर्व में शहर रहा होगा, लेकिन इनाम गांव एक ऐसी जगह है जो ये दर्शाता है कि यहाँ पहले कभी गांव रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल गांव जैसा था। तो ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना कि ये जो सभ्यता मिली है इनाम गांव की, ये भीमा नदी की सहायक नदी है, उस उसके पास मिली है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। ठीक है, सहायक नदी का नाम क्या है? घोड़। ठीक है, सहायक नदी का नाम क्या है? घोड़। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की तरफ होता था। देखो ये भी था उस क्वेश्चन में, एक लाइन ये भी थी कि जो इनाम गांव है उसमें किस तरह से लोगों को दफनाया जाता था, या इस तरह से, मतलब ये दे रखा था, ये लाइन थी, मुझे याद है थोड़ा हल्का हल्का सा, कि उत्तर की तरफ किस सभ्यता में लोगों को दफनाया जाता था। तो आप बोलना इनाम गांव में। ठीक है, इनाम गांव कहाँ है? इनाम गांव महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पर है? भीमा की एक सहायक नदी है घोड़, उसके किनारे है ये। ठीक है, उसके किनारे ये सभ्यता मिली है। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिन्हें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीचों बीच यह बसा हुआ था। ठीक है, मतलब एक आदमी की शव मिला है, कब्र मिली है, और वो कब्र कहाँ बनी हुई थी? उसके खुद के घर में, और आंगन में उसको दफनाया गया था। घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था, और सबके जो पैर थे वो मुड़े हुए थे। ठीक है, या तो ऐसा रहा होगा कि वो धनी व्यक्ति था, उस घर के लोगों ने वहीं उसको दफना दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। हमें हम जब इन कब्रों को देख रहे हैं और कंकालों को देख रहे हैं तो हम उससे क्या चीज जान रहे हैं वो हम इस पैरा में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। यानी कि कंकाल अगर छोटा है तो समझ लो बच्चे का शव है। ठीक है, बच्चे की कब्र होगी, और अगर बड़ा कंकाल है तो बड़े व्यक्ति का कब्र होगा। ठीक है, क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष या स्त्री का है? देखो, जो शरीर का ढांचा है, जो हड्डियां हैं, वो स्त्री और पुरुष की बिल्कुल समान होती हैं। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है। ये कुछ जो पार्ट होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, वो केवल मांसपेशियां होती हैं, हड्डियां नहीं होती हैं। ठीक है, अगर आप हड्डियां देखेंगे तो स्त्री और पुरुष का कंकाल कंकाल सेम सेम होता है। बाकी आप इनको मांसपेशियां बोले, मांस बोले, या कुछ भी बोले, तो ये जो उभरे हुए अंग है जिनसे आप ये पता लगाते हैं कि स्त्री है और ये पुरुष है, वो कंकाल में आपको फर्क नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब कंकाल को देखकर कैसे पता चलता है कि कंकाल महिला का है या पुरुष का है? देखिए, जो महिलाएं होती हैं, अब देखते हैं, कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल माना जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या है। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। कुछ जो रईस परिवार के लोग होते हैं, लड़के होते हैं, वो भी आभूषण पहनते हैं। कई बार ये समस्या भी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, कंकाल का लिंग माने ये पुरुष का है या महिला का है, वो पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हड्डियों की जांच। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूला, ठीक है, उनका क्या, कूला, पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि उनके जो पेट से नीचे का हिस्सा होता है ना, उनके जो पेट से नीचे का हिस्सा होता है वो ज्यादा बड़ा होता है पुरुषों के मुकाबले। क्यों होता है? क्योंकि वो बच्चे देती हैं। इसी हिसाब से जो महिलाएं, उनके अंग बनाए गए। ठीक है, ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल वर्ष पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की पुस्तक लिखी। देखो, बहुत फेमस बुक है, और इसको ध्यान रखना कि चरक जो वैद्य थे उन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी? चरक संहिता। यह चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक है। ठीक है, इन्होंने अपने ही नाम पर बुक लिखी है, और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो आज चौंका देने वाली हैं कि उस समय पर ना ब्लड टेस्ट होता होगा, ना एक्सरा था, ना अल्ट्रासाउंड था, उसके बाद भी इतनी मतलब इतनी गहराई में चीजों को इतनी डिटेल में बताया गया है कि बहुत आश्चर्यजनक ये बुक है। ठीक है, जहां तक मैंने इस बुक के बारे में जाना है तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारी सी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में एक 306 हड्डियां होती हैं। हम हड्डियों का कैसे पता लगाया होगा? आजकल के वैज्ञानिकों ने कि एक्सरा किया, हड्डियां गिन ली, है ना। अब उनके समय में एक्सरा नहीं था, अब उन्होंने कैसे गिनी होंगी? तो ये बहुत एक चमत्कारी चीज है। और बहुत सारी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि जो भारतीय इतिहास से जो वैद्य थे वो आज के जो डॉक्टर है ना, ये इनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते थे, इनसे भी ज्यादा जानकारियां उनके पास थी। अब देखो चरक ने जो बताया है अपनी बुक में, वो 306 हड्डियां, 360 हड्डियां बताई हैं। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें शरीर में तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ये याद रखना कि चरक संहिता में कितनी बताई गई है? 360 बताई गई है, लेकिन वर्तमान में कितनी कितनी है? 206 हड्डियां हैं। अब ऐसा क्यों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो चरक वैद्य ने जो बताई है, शायद इन्होंने दांतों को भी हड्डियों में जोड़ लिया होगा। ठीक है, नाखूनों को भी हड्डियों में जोड़ लिया होगा। ठीक है, तो मतलब छोटी छोटी चीज जो हमने छोड़ दिए हैं, उन्होंने उनको भी जोड़ा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नाखून है ये भी कैल्शियम से ही बनते हैं और हड्डियां भी कैल्शियम से ही बनती हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे दांत हैं वो बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे हमारे पैर की, हाथ की हड्डियां होती हैं। तो शायद जो चरक थे उन्होंने इनको भी काउंट किया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। तो ये जितनी भी सभ्यताएं खोजी गई उसमें एक ये गांव की सभ्यता मिली है। ये इसका नाम क्या है? इनाम गांव। और ये कहाँ थी? भीमा नदी की एक सहायक नदी है गोड़, उसके पास मिली है। और स्टेट कौन सा है आपका? महाराष्ट्र। तो इसको याद रखना है। ठीक है, इनाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग उन्हें खाते थे। यानी कि जो कंकाल मिल रहे हैं, कुछ हड्डियों के अवशेष मिल रहे हैं, तो हड्डियां कैसी? सीधी कटी हुई मिल रही हैं। अब देखिए एक कोई कंकाल आपको मिलेगा तो हड्डियां कैसी मिलेंगी? टूटी फूटी चटकी हुई मिलेंगी, है ना, प्रकृति के हिसाब से चटकी हुई मिलेंगी। ठीक है, अब कोई किसी अवस्था में मिलेंगी, लेकिन अगर हड्डी आपको बिल्कुल ऐसे कटी हुई मिल रही है, ठीक है, इस तरह से कटी हुई मिल रही है कोई हड्डी, अब यहाँ से बिल्कुल सीधी है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति ने उनको काटा होगा, जानवरों को, और उनको फिर खाया होगा। ठीक है, काटेगा क्यों? वो खाने के लिए ही तो काटेगा, और क्या इस्तेमाल होगा उसका किसी भी जानवर का। तो इस तरह की जो हड्डियां मिली हैं, जो कटने के निशानों से अंदाजा लगाया जाता है कि लोग वहां पर मांस भी खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता। देखो यहाँ पर कुत्ता भी पाला जाता था, जबकि हमने हड़प्पा सभ्यता के जितनी भी शहर देखे वहां पर कुत्ता नहीं पाला जाता था। यहाँ पे घोड़ा भी पाला जाता था, गधा भी, वहां पर नहीं पाला जाता था। वहां पर कौन सी चीजें पाली जाती थी? जो दूध देती थी, गाय, भैंस और बैल पाले जाते थे वहां पर। देखो जब गाय पाली जाएंगी तो बैल भी पाए जाएंगे, क्योंकि फीमेल होती है गाय और मेल होता है बैल। ठीक है, तो गाय, बैल, भैंस और बकरी, भेड़, ये कहाँ पाले जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन यहाँ की जो सभ्यता थी, यहाँ पर बहुत सारी ये दे रखे हैं, ये सब पाले जाते थे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। ठीक है, इस तरह की चीजें यहाँ पर मिली हैं, यानी कि ये फसलें भी उगाई जाती होंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। और इस वीडियो के बाद आपको इसके एमसीक्यू भी मिलेंगे। अगर आप इन वीडियोस को बाद में देख रहे हैं, है ना, तो आप जो मैंने प्लेलिस्ट शुरू में बताई थी आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो उन दोनों वीडियो को आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होगी, उस लिंक पर आप क्लिक करके इन जितनी भी आप हिस्ट्री की चैप्टर मैंने कराए हैं उन सभी को देख सकते हो। ठीक है, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके जाना। आप देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, ये गलत बात है। प्लीज लाइक कर दिया करो, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ आपको, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, तो कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, कमेंट करके जाना है।
लाइक भी करके जाना है, और जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।